आज हमारा टॉपिक है स्ट्रेन। अब स्ट्रेन का मतलब होता क्या है? स्ट्रेन का मतलब होता है डिफॉर्मेशन। और डिफॉर्मेशन का मतलब हम जान चुके हैं, कल मैंने बताया था। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है कि उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होना ना। जब हम किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो स्ट्रेन्स का मीन्स होता है डिफॉर्मेशन। क्या होता है? डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन, अब ये किस में होगा डिफॉर्मेशन? डिफॉर्मेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जो भी बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन यानी कि स्ट्रेन हमें अलग अलग तरह से देखने को मिलता है। तो जैसा बॉडी में डिफॉर्मेशन होगा, जैसा कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, उसकी बेसिस पे हमने इसके अलग अलग नाम रख दिए स्ट्रेन के। जैसे कि हमारे पास अगर हमारे पास एक वायर है और इस वायर को पकड़ करके हम इस वायर को पकड़ करके अगर हम खींचते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज हुआ? तो ये यहाँ इसकी एक्स्ट्रा लेंथ बढ़ जाती है। पहले इसकी इतनी लेंथ थी और जब हमने इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया तो इसकी लेंथ ये इंक्रीज हो गई। तो इसमें कैसा कॉन्फ़िगरेशन आया है? लॉन्गिट्यूडनल। तो इस स्ट्रेन का क्या नाम रख देंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नाम रख देंगे इसका। अच्छा, अब इसको स्ट्रेन को निकालने का तरीका क्या है? मेज़र भी तो करना है, फिजिक्स हर चीज़ को मेज़र करती है। तो स्ट्रेन को निकालने का तरीका बहुत ईजी है, सिंपल। स्ट्रेन को निकालने का तरीका हमारा ये हुआ, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, जो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा और जो उसका पहले कॉन्फ़िगरेशन था उससे डिवाइड कर दीजिए। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो अब यहाँ पर हमने स्ट्रेन को जैसे जैसे हमें स्ट्रेन देखने को मिलेगा उसी के बेसिस पे हमने उसके क्लासिफिकेशन कर दिया, नाम रख दिए। जैसे सबसे पहला एग्जांपल मैंने तुम्हें ये बताया, कौन सा स्ट्रेन है इसमें? लॉन्गिट्यूडनल। तो नंबर ए लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसको कैसे निकालेंगे? एक्चुअल में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कितना था इसका? एल, और इंक्रीमेंट कितना देखने को मिला? ये। तो इसको हमने लिख लिया डेल्टा एल से। तो स्ट्रेन यहाँ पे कैसे मेजर करेंगे? सेम फॉर्मूला, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, कितना चेंज आया? डेल्टा एल, डेल्टा एल। ओरिजिनल लेंथ कितनी है इसकी? एल, डिवाइड कर देंगे एल से। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब दूसरे तरह का स्ट्रेन सुनिए, एक स्ट्रेन और होता है अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। ये किस में चेंज हुआ? लेंथ में। तो इसको हमने क्या बोल दिया? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर वॉल्यूम में चेंज हुआ तो उसका क्या नाम रख देंगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नाम रख देंगे उसका, सिंपल। जैसे कि हमारे पास ये एक बैलून है, इस बैलून में हवा भरी है तो इसका वॉल्यूम में क्या होगा? चेंज हो जाएगा, ये फूल करके मोटा हो जाएगा। सेम दूसरी तरीके से इसको बाहर से प्रेशर दीजिए, जब इसको बाहर से प्रेशर देंगे तो ये श्रिंक हो जाएगा, दब जाएगा ये, और इसका वॉल्यूम में क्या होगा? ये चेंज आ जाएगा, इसका वॉल्यूम छोटा हो जाएगा। तो इतना चेंज आया इसके वॉल्यूम में, ये चेंज जो देख रहे हो आप, ठीक। तो यहाँ पर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम फॉर्मूला यही रहेगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें सपोज दैट, इफ वी इमेजिन दैट, इसमें जो चेंज आया, वॉल्यूम में चेंज आया डेल्टा वी, और ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था इसका? v। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला बनेगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक, तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, कितना चेंज आया? डेल्टा वी, तो यहां लिखेंगे डेल्टा वी। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था इसका? तो ये एक स्ट्रेन हो गया। तो दो तरह के स्ट्रेन हो गए। एक स्ट्रेन और है, उस स्ट्रेन को समझिए, उसको बोलते हैं हम शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन, इसको समझिए। शेयरिंग
स्ट्रेन। जैसे हमें कल मैंने बताया था शेयरिंग स्ट्रेस, ये थोड़ा सा अलग तरह का स्ट्रेस होता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास एक बॉडी है, अगर मैं इसको ऊपर से इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करूंगा तो इसकी क्या चेंज हो जाएगी, लेंथ चेंज हो जाएगी। सेम इसी तरह इसको अगर खींचेंगे तो इसकी क्या चेंज हो जाएगी, लेंथ चेंज हो जाएगी, यानी कि इसमें स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल होगा। ठीक, इसको दबाएंगे वॉल्यूम चेंज हो जाएगा इसका। एक स्ट्रेन और होता है जिसमें ना तो वॉल्यूम चेंज होता और ना ही लेंथ चेंज होती, ऐसे स्ट्रेन को बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेन, यानी कि दैट स्ट्रेन इन विच द वॉल्यूम डज नॉट चेंज, वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। तो वो कैसे हो सकता है, तो वो इस तरीके से हो सकता है जैसे कि हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी पर हमने ये फोर्स लगाया और ये टेढ़ी हो गई, तो इसकी लेंथ नहीं बदलेगी, ये इसकी लेंथ नहीं बदलेगी, जितनी लेंथ पहले थी उतनी ही लेंथ पहले रहेगी। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये जो साइड थी ये साइड आगे की तरफ बेंड हो गई, आगे की तरफ बेंड हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं हम, शेयरिंग स्ट्रेस। और इसमें फोर्स कैसे लगाया जाता है, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल फोर्स आप इस पे ऐसे अप्लाई करोगे, शेयरिंग स्ट्रेस है। और सुनिए दूसरे तरीके से कैसे हो सकता है, इसको ऐसे मोड़ दीजिए तो इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज हुआ। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ तो इसमें स्ट्रेन आया और उस स्ट्रेन को क्या कह रहे हैं, शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक, तो पहले इसको देखिए, यहाँ पर ये इसका एक फेस था, ये फेस ऐसा था इसका, इस तरह से इसका फेस था और जब हमने इस पे यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो क्या हुआ, इस फेसिस का क्या हुआ, ये आगे की तरफ चला गया, तो ये फेस यहाँ से आगे की तरफ चला गया, यहाँ से ये यहाँ आ गया। तो ये वाली जो एज थी, ये एज थीटा एंगल से ऐसे बेंड हो गई, कुछ एंगल से बेंड हो गई, ये एंगल इस पे बना थीटा, ये शेयरिंग स्ट्रेस है। अब इसको कैसे मेजर करेंगे, अच्छा इसको ना आप ऐसे भी समझ सकते हो, इस वाली फिगर से समझ में आ गया कि शेयरिंग स्ट्रेस क्या है, ये शेयरिंग स्ट्रेस है। ये कैसे मेजरमेंट करेंगे, बाय एंगल से, ये एंगल से मेजर करेंगे, कितना स्ट्रेन आया इसमें, कितना स्ट्रेन आया, तो एंगल देख लीजिए, जितना एंगल होगा वो इसका स्ट्रेन कहलाएगा। तो मेजर बाय द इन एंगल्स, थीटा, थीटा क्या हुआ, शेयरिंग स्ट्रेन, ये स्ट्रेन हो गया। तो इसको हम दूसरे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, किस तरह से, मान लीजिए ये आपके पास एक क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड पे आपको फोर्स लगाना है, और फोर्स कैसे लगाना है, टेंजेंशियल, ऐसे टेंजेंशियल, जब आप इस बॉडी पर टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे, ये आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाया, तो टेंजेंशियल फोर्स लगाने से क्या हुआ कि ये जो फेसिस था, ये फेसिस आगे की तरफ बेंड हो गया बाय एन एंगल थीटा। ये क्यूब है, ये क्यूब है, तो मैंने इस पे जैसे ही फोर्स लगाऊंगा, टेंजेंशियल लगाना है, तो टेंजेंशियल फोर्स ये इस पे अप्लाई किया, और ये देख रहे हो इसका जो ये फेसिस था आगे की तरफ बेंड हो गया बाय एन एंगल थीटा। दिस इज नोन एज शेयरिंग स्ट्रेस एंड कैलकुलेट बाय द एंगल्स। तो इसको एंगल से हम कैलकुलेट करते हैं। हाँ, इसको दूसरा तरीका और हो सकता है कैलकुलेट करने का, अगर ये एंगल वेरी स्मॉल है, इफ दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, then we use angle is equal to arc upon radius, angle is equal to arc upon radius, arc upon radius। और आर्क किसको मानेंगे, आर्क हम इसको मानेंगे, ये हमारा आर्क हो गया, और ये कितना डिस्प्लेस हुई, ये वो चीज़ है, तो यहाँ पे लिखेंगे आर्क, और रेडियस जो मानेंगे हम, ये हमारी रेडियस होगी। ठीक है, ये ऐसे ऐसे बेंड हुआ है, ये यहाँ था और ये ऐसे बेंड हुआ, तो ये हो गया आर्क और ये हो गई हमारी रेडियस। तो इसको हमने आर्क ले लिया और ये हमारी रेडियस हो गई एल। तो जब हमें एंगल मिलेगा, अगर हम एंगल मेजर कर सकते हैं तो स्ट्रेन को एंगल से मेजर कर लेंगे। अगर हम एंगल नहीं नाप पा रहे तो, और हमें फेसिस मालूम है कि ये कितना लेंथ है और इसकी कितनी लेंथ है,
तो हम फिर इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। थीटा मालूम है तो थीटा से पता चल जाएगा स्ट्रेन, और एक्स और एल मालूम है तो इनसे पता चल जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये मिल जाएगा एक्स अपॉन एल। ये भी क्या चीज है, देखो, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, वही तो चीज है ये, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, ये हमारे 3 तरह के स्ट्रेन हुए, ये कंप्लीट हो गए। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्ट्रेन की यूनिट्स क्या होती है, स्ट्रेन की डायमेंशन क्या होती है। तो अगर हम थोड़ा गौर करें तो जरा गौर करिए, ये क्या है, ऊपर सेम फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, नीचे भी क्या है लेंथ। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशो है, सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशो है, सेम फिजिकल क्वांटिटी, दैट मीन्स स्ट्रेन हैव द रेशो ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी का ये रेशो हुआ तो इसकी कोई यूनिट नहीं हुई, ना ही इसकी यूनिट होती, ना ही इसकी डायमेंशन होती। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे स्ट्रेन डू नॉट हैव डायमेंशन एंड यूनिट, कोई सी भी नहीं होती इसकी। ठीक है, ये याद रखना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ज़्यादा पूछा जाए कि बताइए स्ट्रेन की यूनिट क्या है, कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये रेशो है, किसका रेशो, सेम फिजिकल क्वांटिटी का। डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्केलर, हाउएवर बोथ प्रेशर एंड स्ट्रेस, अगर हम इनके फॉर्मूले पर बात करें तो दोनों के फॉर्मूले सेम है। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर को हम लिखते हैं फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेस को भी क्या लिखते हैं हम, फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया। तो दोनों के फॉर्मूले सेम हो गए, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसकी डायमेंशन भी सेम हो गई, इसकी भी डायमेंशन वही रहेगी। इसका यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन पर मीटर, उसका भी यूनिट क्या रहेगा। तो अब हमें कभी कभी डाउट हो सकता है कि ये अलग अलग है या सेम है। तो अगर ये आपको पता नहीं है तो फिर तुम कहोगे सेम ही है ये, तो क्योंकि दोनों के फॉर्मूले सेम है, बट बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर, दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, जो प्रेशर होता है वो हमेशा नॉर्मल टू एरिया होता है। जब भी हम प्रेशर लगाएंगे वो प्रेशर जो होगा वो सरफेस के नॉर्मल होगा। जैसे कि ये एक बैलून है, इस बैलून पे हमने इधर से प्रेशर लगाया, तो ये जो प्रेशर लगा रहे हैं ये हमेशा इस सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। नॉर्मल टू दी सरफेस, ऑलवेज नॉर्मल टू दी सरफेस, इसी पे लगाना है प्रेशर, तो ये नॉर्मल टू सरफेस। ये नॉर्मल भी हो सकता है और टेंजेंशियल भी हो सकता है। टेंजेंशियल का केस अभी हमने पढ़ा था, ये बॉडी की सरफेस पर हमने ये टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया। ठीक है, ये प्रेशर टेंजेंशियल फोर्स लगाने से प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर सकते आप। तो प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए, प्रेशर को डेवलप करने के लिए कैसा फोर्स लगाना पड़ेगा, हमेशा नॉर्मल। जब नॉर्मल लगाओगे तब जाकर के प्रेशर क्रिएट होगा। सेम इसी तरह से इट ऑलवेज कंप्रेसिव, ये कंप्रेसिव नेचर का होता है, और ये कंप्रेसिव नेचर का भी हो सकता है, टेंसाइल नेचर का भी हो सकता है, और शेयरिंग नेचर का भी हो सकता है। टेंसाइल मीन्स खींच देगा, तार की लंबाई को इंक्रीमेंट कर देगा। तो ये स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस जो वायर की लेंथ में इंक्रीज कर देता है, टेंसाइल। ये छोटा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना। लिमिट है, इलास्टिक लिमिट, हर एक बॉडी की अपनी एक इलास्टिसिटी की लिमिट होती है। अगर हम किसी बॉडी को डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर करके उसको खींचे और फोर्स को छोड़ दे, फिर वहीं आ जाएगी वो, फिर उसको खींचे फिर वहीं चली जाएगी। तो हर एक बॉडी कब तक वो वापस चली जाती रहेगी, तो आंसर है जब तक कि उसमें ये प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी जो है वो बनी रहेगी। तो ये इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी कब तक बनी रहेगी, तो इसको हम मेजर करते हैं। हम अपनी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगा लगा करके देखते हैं। 1 न्यूटन छोड़ दिया वापस चली गई, 2 न्यूटन छोड़ दिया वापस चली गई, 3 न्यूटन छोड़ दिया वापस चली गई, 5 वापस, 6 वापस, 7 वापस, 8 9 10। अब जैसे हमने 10 न्यूटन लगाया और वापस चली गई वापस,
लेकिन अब जैसे ही 10 से आप ज़्यादा करोगे, 10 से अगर 1.1 न्यूटन भी आपने ज़्यादा करा, ये जाएगी नहीं वापस। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। अब ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आई। तो अब ये जो 10 न्यूटन्स था, बियॉन्ड द 10 न्यूटन्स इट्स इलास्टिसिटी लिमिट्स ब्रेक डाउन, खत्म, टूट गई। इसकी इलास्टिसिटी लिमिट जो थी वो टूट गई, इसने अपने करैक्टर खो दिए। इलास्टिसिटी के जो करैक्टर थे इस बॉडी के अंदर, वो सब करैक्टर इसने खो दिए। कब खोए? आफ्टर ए मैक्सिमम फोर्स, आफ्टर ए मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स। ये 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 क्या? ये मैक्सिमम फोर्स है। और इससे भी ज्यादा तुम डालोगे तो खत्म, इसके करैक्टर सब खत्म। तो इलास्टिसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? तो इलास्टिसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। इलास्टिक लिमिट से थोड़ी है, तो इलास्टिक लिमिट को कैसे बताएंगे हम? फिर इलास्टिक लिमिट्स एक वो लिमिट्स होती है जिसपे अगर हम मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर दे और फिर उसको रिमूव कर दे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। बट उस मैक्सिमम फोर्स से भी अगर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर दे तो वो बॉडी फिर वापस लौट करके नहीं आएगी, उसके करैक्टर लेस हो जाएगी। हाँ, उसमें डिफॉर्मेशन हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। जैसे कि हुक्स लॉ। ये हुक्स लॉ बहुत ही वेरी सिंपल लॉ है, बहुत ही आसान नियम है। इनका कहना यह है कि किसी बॉडी पे जितना ज़्यादा तुम स्ट्रेस लगाओगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रेन हो जाएगा। तो ये सिंपल है, हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं। जितना ज़्यादा किसी बॉडी पे स्ट्रेस लगाओगे, दैट मीन्स डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसमें स्ट्रेन होता चले जाएगा। ये देखो, ये इस पे फोर्स लगाया, स्ट्रेन हुआ, और लगाओ और ज़्यादा हो जाएगा, और लगाओ और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेन होता चला जाएगा। तो इनका कहना यही है कि स्ट्रेस से क्या बढ़ता है? स्ट्रेन बढ़ता है। फोर्स लगाओ, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओ, ज़्यादा स्ट्रेन पाओ। ठीक, तो इन दोनों में आपस में एक रिलेशन हो गया। किन किन में? कैसा रिलेशन है ये? डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट रिलेशन है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहां लिखेंगे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब प्रोपोर्शनल हटाइए यहां से, और प्रोपोर्शनल हटाते हो तो ये कांस्टेंट आता है, और ये कांस्टेंट हुक ने लिया और ये लिखा स्ट्रेन। ठीक है, और ये कांस्टेंट कहलाता है। किसका कांस्टेंट है ये हुक्स ने दिया, और इसको बोलते हैं मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब इसको इसकी वैल्यू निकालिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये अब ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका है? तो क्या ये चेंज होगा? इसका आंसर दीजिए, क्या ये चेंज होगा? तो आंसर है ये चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये लिखा नहीं है इधर। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और स्ट्रेस ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का मतलब क्या है? कि वो चेंज नहीं होता। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी, रिजिडिटी ऑफ द इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी, ये प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी? मैटर की प्रॉपर्टी। ये मैटर्स की प्रॉपर्टी है, तो ये नहीं बदलेगा। तो बदलेगा कौन? स्ट्रेस बदलेगा, और स्ट्रेस बदलेगा तो स्ट्रेन बदलेगा। बट ओवरऑल रेशो क्या रहेगा? कांस्टेंट। रेशो नहीं बदलेगा, रेशो की वैल्यू हमेशा यही रहेगी। ठीक है, अब क्या है? टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसको क्या कहते हैं हम? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हमने ना ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी टाइप बना दिए। क्यों बना दिए?
क्योंकि स्ट्रेस के भी तो टाइप होते हैं, तो जैसा स्ट्रेस आप लगाओगे, जोन से टाइप का भी स्ट्रेस आप लगाओगे, उसी टाइप का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पाओगे। तो इसलिए हम पढ़ेंगे अब टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।